नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर वो कर दिया है जिससे पूरा पाकिस्तान जो है उसके पेट में मरोड़ वाला दर्द शुरू हो गया है। पूरी पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एनालिस्ट, सबके पेट में दर्द हो रहा है कि यार ऐसा कैसे कर दिया, इजराइल ने ऐसे कैसे कर दिया। तो भैया, इजराइल जो है वो पूरे उधर का डैडी है। उसकी जो मन में आता है वो करता है और उसका जो मन करेगा वो करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक एक्सपर्ट कह रहे हैं यहां पे वीडियो में। अभी दिखाऊंगा मैं कि कैसे रुदाली क्रंदन जो है वो मचा हुआ है पाकिस्तानी मीडिया में, और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग जो अमेरिका में भी बैठे हुए हैं और पता नहीं कहां कहां बैठे हुए हैं, उन सबको लग रहा है कि यार इजराइल तो किसी के रोके नहीं रुक रहा और वो छोड़ेगा नहीं किसी को। इतनू सा इजराइल, इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा, लेकिन इतनू सा इजराइल, क्या कहें। चलिए सुन लीजिए खुद। लगता यह है कि इजराइल ने यह फैसला कर लिया है कि हमास और गजा को सफाई हस्ती से हटा दें। इजराइल ने दूर दराज कंट्री मिडल ईस्ट के दोहा कतर, जिसने फीफा वर्ल्ड कप करवाया था, वहां पर हमला किया है। और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इजराइल ने 12 जगहों को, 12 प्लेसेस, 12 एरियाज को निशाना बनाया है। कतर पर बराह रास्त फिजाई हमला कर दिया है और ये दावा भी कर दिया है कि उसने हमले में हमास की क़यादत को निशाना बनाया है। आज के हमले के बाद इसराइल तो इस बात का एलानिया तौर पर इतराफ कर रहा है कि अब तो वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुसलमान मुल्क को। और दर हकीकत अगर देखा जाए, आज सिर्फ कतर की बेइज्जती नहीं हुई, अमेरिका की बेइज्जती भी क्यों हुई है? क्योंकि वहां पे सेंटकॉम की वहां पे बेस है आर्मी की। तो भाई लोगों, जो भारत में रहते हैं और जो भारत के बारे में सोचते हैं, आप लोगों को डबल स्टैंडर्ड पता चल रहे हैं ना। साजिद तारड़ साहब पहले क्या बोलते थे, कैसी मीठी मीठी बातें करते थे, आजकल कैसी बातें कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग काफी टाइम से ये बातें कर रहे हैं। मैं हमेशा ये क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान से हमें कोई रिलेशन नहीं चाहिए। मैं हमेशा अमन की आशा के खिलाफ क्यों रहा हूं या क्यों हूं? क्योंकि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे, कोई सा भी नकाब ओढ़ ले, वो है पाकिस्तानी। वक्त आने पर उसका पाकिस्तान प्रेम दिखता है और पाकिस्तान का जो नकाब है वो बाहर आ जाता है, असली चेहरा बाहर आ जाता है। तो साजिद तारड़ साहब का भी असली चेहरा बाहर आ चुका है। देखते रहिए, अभी बहुत कुछ बाहर आएगा, बहुत कुछ। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हमें पाकिस्तान से कोई रिलेशन नहीं रखना, ना आना ना जाना। और सबसे पहले ये शादियां बंद कराई जाएं पाकिस्तान से। बिल्कुल ये शादियां बंद होनी चाहिए। ट्रेड तो बंद है ही, शादियां बंद होनी चाहिए सबसे पहले। और ये कोई रिलेशन नहीं रखना है, कोई अमन की आशा नहीं। और जो अमन की आशा की बात करे, बोले कि भैया तू निकल ले पाकिस्तान। भाई अपने देश में रहें, अपने देश की बेहतरी के लिए हम काम करें। क्या जरूरत है उस सांप से दोस्ती करने की जिसके आगे हमने बार बार हाथ बढ़ाया और बार बार उसने डसा हमें? क्या इतने के बाद भी अकल नहीं आई? 78 साल के बाद जो कुछ भी हमने पाकिस्तान की तरफ से देखा है या अभी भी जो देख रहे हैं, क्या उसके बाद भी अकल नहीं आई कि अमन की आशा का ये ढोंग बंद कर देना चाहिए? जरूरत क्या है हमें? क्यों बढ़ानी है दोस्ती? क्यों करनी है दोस्ती? क्यों करनी है अमन की आशा? भाई आप रहो अपने देश में, हम रहेंगे अपने देश में। आपको अलग देश चाहिए था, हमारा हिस्सा लेके आपने अलग देश बना लिया। खुश रहो यार अपने देश में, जो मन करे वो करो। वापस पलट के हमसे दोस्ती क्यों करनी है? आना जाना क्यों करना है? मैंने जब ईरान पर हमला किया था इसराइल ने, तो कहा था कि अब बाकी मुल्क भी अपनी खैर मनाएं। क्या इजराइल इंडिया से लर्न कर रहा है? क्या इजराइल को ये मशवरा उसने इंडिया से मांगा था? क्या इजराइल इंडिया के नक्शे कदम पर चल रहा है? इसकी वजह यह है कि इजराइल का ये जो अटैक है, जो कि दोहा कतर में जाके किया है। अब आप देखें ना कि अरब वर्ल्ड क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। भाई क्या कर लेगा कतर? कतर रिस्पॉन्ड कर लेगा, एक सिंपल सा छोटा सा डिप्लोमेटिक रिस्पांस दे लेगा। जो हमास लीडरशिप है नाज़रीन इकराम, उसके ऊपर इसराइल का अटैक जो है वो अमेरिका के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड था। पसंद अपनी अपनी नसीब, अपना अपना चीमा साहब। लेकिन आज कतर के ऊपर इसराइल ने हमला करके बता दिया है कि वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑन द प्लेनेट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन ऑन द प्लेनेट एंड वी विल डू व्हाटएवर वी फील लाइक इट। कोई मुल्क भी वहां सिक्योर नहीं है इसराइल से।
जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना, इंडिया ने अटैक कर दिया था। और इसका जो फासला है वो 2228 किलोमीटर है, फजाई फासला। क्या कोई त्यारा को निशाना बनाया गया है? तो आपको ऐसा लग रहा है कि इमारत एक एग्जैक्ट टारगेट हुआ है इमारत को, और उसमें ही यानी कोई शहरी या कोई आम लोग, बाकी लोग शहीद नहीं हुए अभी तक जो इतलात आ रही हैं, वो सिर्फ वही इमारत जहां पर ये सारी शख्सियात मौजूद। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इसराइल की जो फौज है उसने कंफर्म किया कि यह अटैक हमने किया। इसके बाद इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया और उसने कहा है कि इसराइल इनिशिएटेड इट, इसराइल कंडक्टेड इट एंड इसराइल टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसराइल ने इसका आगाज किया, इसराइल ने इस स्ट्राइक को मुकम्मल किया और इसराइल इस स्ट्राइक की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है। इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट वो नहीं दे सकता था। हमास की बड़ी लीडरशिप जो है वो वहां पर रहती है, जिसमें खालिद मशाल भी है जो कि कतर में रहता है। कतर एक बहुत रिच कंट्री है। कतर ने भी फीफा वर्ल्ड कप करवाया है, तो पता है चलिया पाए ना, उन्होंने अचानक अख खुली, उन्होंने वेख्या आवाजा आई, उन्होंने कहा हो कि रहा, तो पता है चल रहा है कि ऐसे बमबारी हो रही है साडे मुल्क पे। उनका ये हमारे मुल्क पर किसने बमबारी कर दी भाई, हमारी तो किसी से जंग ही नहीं हो रही। तो पता ही चला कि भाई इजराइल भाई साहब जो उन्होंने बमबारी शुरू कर दी, और एक नहीं 12 से ज्यादा, मतलब 2 डजन प्लेसेस से ज्यादा जो है वहां पर बमबारी की गई है। ताक के इजराइल ने निशाना बनाया उन जगहों पर जहां पर उनको ये शक था कि यहाँ पर जो है ना ये हमास का कोई ना कोई लीडर मौजूद है। शक नहीं था, जितनी प्रिसीजन से स्ट्राइक हुई है, जिस एक्यूरेसी के साथ स्ट्राइक हुई है, उससे ये क्लियर है कि उन्हें शक नहीं था, उन्हें पता था कौन सी बिल्डिंग में, कौन सी सोसाइटी में, कौन से फ्लैट में, कौन से माले पर, कौन से कमरे में कौन बैठा हुआ है। उन्हें एक एक डिटेल पता थी। उनकी इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल है कि उन्हें एक एक डिटेल पता थी, और उन्होंने इसीलिए इतनी प्रिसाइजली अटैक किया है, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। वरना किसी ने सोचा था कि इजराइल कतर पर अटैक करेगा। कतर तो अमेरिका का दोस्त है, अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स उसके यहां है, इजराइल अमेरिका साथ हैं, फिर कैसे कर। इजराइल ने बता दिया है कि आप कोई भी फन्ने खां हो, अगर आप हमास को सपोर्ट करते हैं, अगर आप हमास के लीडर्स को अपने यहां जगह देंगे, तो आप हमारे दुश्मन हैं। चाहे आपके साथ अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो, उसको कोई परवाह नहीं है। उसे परवाह है सिर्फ अपने दुश्मनों की, उसको नेस्तनाबूद करने की। और उसने अमेरिका को भी मैसेज दे दिया है कि मेरे मामले में टांग ऐसे मत अड़ाया करो, मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। मेरे दुश्मन कतर में मौजूद हैं, कई सालों से मौजूद हैं। कतर मेरे दुश्मनों को पनाह दे रहा है, तो अब हो चुका है बहुत, पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब मैं ठोकूंगा। और ये लोग ठोक दिया। जब वो अपने दुश्मन मुल्क ईरान में हमास के लीडर्स को ठोकने से बाज नहीं आया। आप इस पॉइंट को समझिए ना, कतर को उसको ठोकना कौन सी बड़ी बात है, जब अपने दुश्मन के घर में घुसकर उसने ईरान में ठोक दिया। कतर क्या किस चिड़िया का नाम है? या मिडिल ईस्ट का कोई भी मिडिल ईस्ट की कंट्री बता दीजिए। इजराइल जब चाहे, मिडिल ईस्ट छोड़ो यार, इस धरती पर मौजूद किसी भी कंट्री में अगर पंगा लिया, वो वहां भी जाकर इजराइल मारेगा, चाहे कितनी भी दूर जाकर मारना, चाहे कोई भी फन्ने खां बन रहा हो। और ये हवाई बात नहीं है, ये इजराइल ने प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ करके। ये रुदाली चल रही है ना। जब इजराइल का दिल करता है सीरिया पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है लेबनान पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है ईरान पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है इराक पे हमला करता है। आज उसका दिल किया मैंने जीसीसी ममालिक पे हमला करना है, वो चाहे तो सुबह सऊदी अरब पे कर ले हमला जनाब। अगर आज चाहे ना कि मैं इजराइल के मैंने सऊदी अरब पे हमला करना है, तो वो कर लेगा। तो क्या कर लेगा सऊदी अरब? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये सारे लोग जो हमास के बैठे हुए थे, जिनको कत्ल किया गया है, कहा जा रहा है कि ये स्टीव विटकॉफ का जो पीस का जो प्लान था, ये उसको डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद किसी और मुल्क पर भी हमला हो सकता है। लेकिन अब ये मामला बिगड़ चुका है, क्योंकि हमास के रहनुमा सिर्फ दोहा कतर में नहीं बल्कि
तुर्की में भी मौजूद है और तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में। इस वक्त नाज़रीन इकराम, तुर्की के दारुल हुकूमत पर बमबारी के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और अब यह जंग बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़े तनाज़े में फैलती हुई नजर आ रही है। खैर, 3 दिन पहले मैं इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर पढ़ रहा था कि हमास के रहनुमाओं की सिक्योरिटी कुछ सोर्सेज के मुताबिक तुर्की और कतर के अंदर बढ़ाई जा रही है। इस वक्त भारत के अंदर जो एम्बेसडर नया अमेरिकन गया, उसकी वालदा ज्यूइश है। हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद ज्यूइश है। जरा पावर देखें चीमा साहब, उस कौम की पावर देखें क्या है। और 18वीं सदी से लेकर आज तक जो बड़ी किताब साइंटिफिक अचीवमेंट है, रिसर्च है, वो सारी ज्यूइश है, सारी ज्यूइश। हमें सबको सिवाय शर्मिंदगी के, हमारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होगा, इसके बाद रिएक्शन शर्मिंदा हो गया। हम कंडेम सिर्फ करेंगे, हम एहतजाज करेंगे। हो सकता है मुसलमान मुल्कों के अंदर 2-4 एहतजाज में 10-15 बंदे मार दिए जाए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि वजह यह है कि आपने साइंस से किनारा कशी कर ली, आपने तालीम को अबैंडन कर दिया। आप तालीम हासिल करते हैं सिर्फ पैसों के लिए, पैसे, डॉक्टर बनना है, मैं आईटी करूंगा, पैसे, ना किताबें ना सिखाने। कहने का मकसद ये है कि इजराइल विल लीव नो वन, इजराइल किसी को नहीं छोड़ने वाला। इजराइल ने ये तहैया कर रखा है और ये इजराइल का न्यू नॉर्मल है। ये इजराइल का वैसा ही न्यू नॉर्मल है जैसा कि इंडिया का न्यू नॉर्मल है। भारत का न्यू नॉर्मल ये है, यानी कि न्यू इज नॉर्मल ये है कि इंडिया में कहीं पर भी हमला होता है तो पाकिस्तान पर हमला करेंगे। इंडिया जो कोई हमला हो के वो खाए, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो, कोई कहीं पर बम फटे, कहीं पर जो है लोगों को मारा जाए, सीधा उन्होंने हमला करना है पाकिस्तान के अंदर। और पहले की तरह उन्होंने जो कहा था कि जी दहशतगर्दों के भावलपुर, मुरीद के यहाँ वहाँ जहाँ पर भी जो निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया है उन्होंने ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा ये न्यू इज नॉर्मल। नाउ इजराइल इज सेइंग सेम थिंग। नेतन्याहू सेड न्यू इज नॉर्मल। उसने नहीं कहा, लेकिन मैं बता रही हूँ, और ना भी कहे तो यही हुआ है। तो क्या नेतन्याहू ने मोदी से कोई बातचीत की और कहा कि हमें भी सिखाइए भाई कि ये जो है ना कहाँ पर हमला करना है और कैसे करना है, ये न्यू इज नॉर्मल जो है ना, नया नॉर्मल हम भी लाना चाह रहे हैं। लगता तो कुछ ऐसे ही है कि उसने भी कुछ पूछा पाछा है, लेकिन देखिए पूछा या नहीं पूछा, लर्न जरूर किया, लर्न किया उन्होंने इंडिया से, मैं आपको बता रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही तो कतर ने जो है वो $400 मिलियन का बोइंग 747-8 जो है वो एयरफोर्स 1 के लिए दिया था। और आज जो है द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल ने हमला कर दिया। अब यूएई ने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा है जी कि दिस इज ब्लेटेंट एंड कोवर्डली, वो कंडेम करते हैं। सारी बात है, कंडेम ही करे। क्या करेगी G6, क्या करेगी अरब लीग, क्या कर लेगी OIC? अब मेयर मसरी नामी इस इस्राएली स्कॉलर ने एक हिब्रू ज़बान के अंदर एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका तर्जुमा यह है कि whoever attacks दोहा can also attack अंकारा, यानी जो भी दोहा के ऊपर हमला करता है वो अंकारा पर भी हमला कर सकता है। ये एक अंकारा, अच्छा अंकारा, ओके ओके ओके, टर्की एक्चुअली, अंकारा, ओके, कैपिटल है ना अंकारा। क्यों अंकारा, अंकारा क्या है यार, अंकारा 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 अंकारा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एक इंतहाई खतरनाक, क्योंकि इससे पहले भी ये स्टेटमेंट आ चुकी है सामने और पहले ये खबर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट कर दी थी कि हमास के रहनुमा जो हैं वो अंकारा और दोहा के अंदर है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ये बेसिकली पॉलिटिकल ऑफिस के लोग हैं जो कि निगोशिएशंस जो हैं उनमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो तुर्की के ऊपर अगर एक स्ट्राइक कर दी जाती है, क्योंकि इसराइल जो, कोई नहीं बचेगा, टर्की की बात बाद में करते हैं। ये जो बात कही है ना भाई साहब ने, पॉलिटिकल थे और पॉलिटिकल विंग के लोग थे, और ये कौन सा पॉलिटिकल, क्या पॉलिटिकल, क्या वो हमास को सपोर्ट नहीं करते? क्या ये वो लोग नहीं है जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था और टीवी पर देखकर ये लोग खुशियां नहीं मना रहे थे? दोहा से ही तस्वीरें आई थी। हम भूल जाएं या दुनिया भूल जाएगी? हम भूल जाएंगे, दुनिया भूल जाएगी। इजरायली कभी नहीं भूलते। म्यूनिक ओलंपिक याद है ना, उसके 11 एथलीटों को मारा गया था। 25-30 साल ऑपरेशन चलाया उसने, ढूंढ कर मारा एक एक बंदे को जो उस ऑपरेशन में शामिल था। तो इजराइल नहीं भूलता।
इजराइल नोट डाउन करके रखता है नाम को, और चाहे जब तक चले ऑपरेशन मारेगा सबको। तो ये वही लोग हैं ना जो 7 अक्टूबर के हमास के हमले को जश्न में तब्दील कर दिया था। उन्होंने जश्न मना रहे थे, खुशियां मना रहे थे। क्या पॉलिटिकल, दे आर ऑल्सो आतंकवादी। आतंकवादी के पिल्ले थे सारे के सारे। नहीं, पिल्लों के बाप रहे होंगे, बुजुर्ग थे, पिल्लों के बाप थे, वो भी आतंकवादी थे। और आतंकवादियों का हश्र यही होता है। क्लियर है, यूं लग रहा है कि वो रिलक्टेंट नहीं होगा। मतलब आप क्यों मचा रहे हैं? मुझे तो कतर की, मैं बता रही हूँ ना, मुझे वाइट कंट्री मुझे समझ नहीं आती कतर की। देखे ना, सऊदी अरेबिया ने नहीं रखा वो अपने पास ऐसे लोगों को, वो जो भी स्टैंड ले उसकी मर्जी। यूएई जो है इतना रिफॉर्म्स ले आया, इतना वो नहीं। मजाले कोई वहां पे दहशतगर्द जाके तो देखे, वो कहे भाई भागो यहाँ से, हमने तो पूरी दुनिया का हब बना दिया अपनी इकोनॉमी को, तुम लोग कौन होते हो? तो फिर तो आपके उधर क्या कर रहे हैं? आप भी उनको चलता करें या जो भी करें आप क्यों, लेकिन आप मीडिएट करवा रहे हैं और मीडिएटर बने हैं तो साथ में देख लें ये हो गया। उन्होंने बल्कि इसके एक तो उन्होंने हमला किया चीमा साहब, और दूसरा उन्होंने जो कश्ती अमदाद लेके जा रही थी वो भी उड़ा दी। वो कहते नेड़े हो, नेड़े हो। तैयब अर्दगान भी बढ़ के चीका मारदा, नेड़े हो ना, 8 महीने पार है तुम्हारा, बड़ा माजी तुम्हारा। बताओ आज क्या है तुम्हारे पास, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या है? चलो उर्दू में आगे बताओ, कहा कितनी रिसर्च की तुमने? उर्दू में करो रिसर्च चीमा साहब। मैं उर्दू के खिलाफ नहीं हूं, मैं पंजाबी के भी खिलाफ नहीं, मैं तो बोलते पंजाबी है चीमा साहब। ये दसो चंद ते पढ़ना जे किन्ने मिसाइल बना लोगे उर्दू नाल है? हुण तुहाडीआं अखबारां ते पकौड़े रख के पे खांदे हो, होर ते तुहाडा कोई मुल्क शै की जी? कि ये तो हमला हुआ उसी तरह का हमला है जैसा इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया था। यानी इंडिया जो कहता है, जो उसका कहना है कि भाई इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और वहाँ पे दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, और उसमें जो है वो मुरीद के भावलपुर और जहाँ जहाँ पर हाफिज सईद और जो भी मसूद अजहर जो भी उनको जो है वो मतलूब है और जिनको वो दहशतगर्द वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि जी इनको हमने निशाना बनाया, और ताक के 4 दिन तक जंग जारी रही, इसमें 2.5 दिन से ज्यादा तो जो है वो भारत की तरफ से बमबारी जारी रही है, उनको निशाना बनाया। एग्जैक्टली सेम वैसे ही नजर आ रहा है। अच्छा, अब सिर्फ फर्क क्या है कि वो एक थर्ड कंट्री है, इजराइल ने इतनी दूर वहां पे किया हमला, जबकि जो पाकिस्तान है वो तो जाहिर है कि पाकिस्तान इंडिया हमेशा के अजली दुश्मन, तो उन्होंने जो अपने डायरेक्ट दुश्मन को जो है, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम के इंडिया अटैक पाकिस्तान। क्या इजराइल ने ये स्टेप उठा के डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो उनकी पावर को चैलेंज किया है, उनके नोबेल पीस प्राइज को चैलेंज किया है? क्योंकि अल्टीमेटली कतर इज एलाइड टू द यूएस, जहां आर्मी बेस है, उनकी रिलेशनशिप अंदाजा लगा। जहाज अभी उन्होंने पेश किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब का दौरा है वहां कतर का। क्या अमेरिका की ये डुअल पॉलिसी है? ये सवालिया निशान आज बड़े सवालिया निशान आ चुके हैं, बड़े सवालिया निशान। मुझसे अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा कतर क्या रिएक्शन करेगा। मैं क्या, हो सकता है कतरी जो है वो एक दिन के लिए मैकडॉनल्ड का बर्गर ना खाए, इससे ज्यादा एहतजाज क्या कर लेंगे? चीमा साहब, कल परसों मुझसे किसी ने पूछा था कि इजराइल देखें ये क्या कर रहा है। मैं क्या, इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मैं बल्कि इस चीज पे यकीन करता जा रहा हूं, दे आर जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर देन अस। मुझे वहम हो चुका है कि उनकी 4 टांगे और 6 हाथ है, कि जो मर्जी करता है कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मुझे आज अमेरिका भी कमजोर नजर आता है उनके साथ। अगर ये अमेरिका कहता है ना जी दोबारा नहीं होगा, आज हमें इजाजत दे दें, अमेरिका भी हॉस्टेज नजर आ रहा है सारे सर्कमस्टांसेस में। अमेरिका भी हॉस्टेज बिल्कुल है, क्योंकि अमेरिका को ज्यूज चला रहे हैं, जूस चला रहे हैं। मैंने फिर कहा ना, मुट्ठी भर हैं वो इतने से, लेकिन टोकरी भर जो उसके दुश्मन है, जिसको कहते हैं कि फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, उनको 78 सालों से ठोक रहे हैं और कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। क्या किसी ने सोचा था कि कतर पर हमला कर देगा इजराइल? सोचा था किसी ने? तो जो नहीं सोचोगे ना, वो भी वो काम करके दिखाता है, और ये उसकी डिटर्मिनेशन है, उसकी सर्वाइवल है। अगर वो ये नहीं करेगा तो सर्वाइव नहीं कर सकता।
जंग ऐसी चीज है या सर्वाइवल ऐसी चीज है, जब तक आप अपने दुश्मन से 4 कदम आगे नहीं रहोगे आपको मुश्किलें आएंगी, आप दर्द झेलोगे, आप पर हमले होंगे, आपको नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने दुश्मनों से 4 कदम आगे रहते हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। नुकसान कम से कम होता है, दुश्मन का नुकसान ज्यादा होता है। तो इजरायलियों ने रिसर्च में पैसे लगाए, दिमाग लगाए, और बिल्कुल मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। इजरायलीज आर जेनेटिकली सुपीरियर देन एनीवन। अरे कोई लड़ना उनसे सीखो यार, इन्वेंशन करना उनसे सीखो, टेक्नोलॉजी बनाना उनसे सीखो। पूरी दुनिया को अभी तो कई ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो पता ही नहीं है जो इजरायलियों के पास है। एक एक बंदे की बातचीत सुनते हैं वो, और ये बात वाकई सही है। अमेरिका जो है वो अंडर इजराइल है, अंडर इजरायली कंट्रोल है। वरना अगर अमेरिका का दबदबा भारी होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि कतर पर अटैक कर देता इजराइल? सवाल ही पैदा नहीं होता, कभी अटैक नहीं करता। लेकिन इजराइल ने अटैक किया। इट मींस कि वो अपने आगे अमेरिका को भी कुछ नहीं समझता, या अमेरिका भी उसी के कंट्रोल में है, इसलिए वो बाहर से दिखावे के लिए वो कह देंगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, ट्रंप बोलेगा कि नहीं मुझे तो पता ही नहीं था, ये अच्छा नहीं किया, मैं उसको कंडेम करता हूं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? कुछ नहीं, नथिंग। इजराइल ने जो करना था वो कर दिया, और आगे भी वो करेगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब आता हूं मैं तुर्की पर। यकीन मानिए एर्दोगन की कांपे टांग रही होंगी। नेक्स्ट टारगेट वही है। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप जाकर उस वीडियो को देखिए। मैंने कहा ना कि हमास को खत्म करने की, सफाया करने की उन्होंने कसम खाई है, और वो कसम पूरी किए बिना छोड़ेंगे नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में हमास का एक भी बंदा होगा, वो उसको ढूंढ के मारेंगे। वो चाहे कितने भी बड़े चूहे के बिल में छुपा हो, उस चूहे को बाहर निकालेंगे, और या उस चूहे को उसी बिल में उसका खत्म कर देंगे। और कर रहे हैं। गाजा में क्या हुआ है, कतर में देख लीजिए, ईरान में देख लीजिए। हमास वालों नहीं बचने वाले हो। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। सोच लो कौन पावरफुल है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।